नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लाया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत ही ऑक्सीजन की हमारी कमी रही थी, तो उसी कड़ी में मैं लाया हूँ कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसके मेथड्स क्या हैं प्रोडक्शन के, उसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसके ऑपरेशंस के जो जो स्टेप्स हैं कैसे हम फॉर्म करते हैं, तो इन सब के बारे में मैं बताऊँगा आज। साथ ही में मैं ये बताऊंगा कि जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड जो ऑक्सीजन रहती है वो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन वाइज क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होते हैं, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन जो यूनिट रहती है वो क्रायोजेनिक सेपरेशन यूनिट से कैसे डिफरेंट होती है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ टेक्निकल मंत्रा में। थैंक यू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है वो कैसे फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने ब्रीफिंग में आपको बताया दोस्तों, उसको बनाने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है क्रायोजेनिक सेपरेशन, जिसको हम बोलते हैं एयर सेपरेशन यूनिट। दूसरा रहता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, पीएसए यूनिट भी इसको बोलते हैं, जिसमें सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन भी होता है। तो पहले हम लेंगे क्रायोजेनिक सेपरेशन, एयर सेपरेशन यूनिट को। दोस्तों, होता क्या है कि जो एयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, इसमें नाइट्रोजन अराउंड हमारा 78% रहता है, ऑक्सीजन हमारा 21% रहता है और रेसिडुअल हमारा CO2 हो गया, आर्गन हो गया, इस तरह के कंपाउंड एलिमेंट रहते हैं। अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाना। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाएंगे तो डिफरेंट एयर के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, उनका एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका सेपरेशन भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन पे होता है, जिसमें हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सेपरेशन के लिए चाहिए क्या? लो टेम्परेचर, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। और जो सेपरेशन होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो जो हमारा ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है हमारा -183 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम ये जानते हैं जो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल होगा। इसीलिए जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। इसी में जो हमारी टेक्निक्स रहती हैं इस प्रोसेस के पीछे, तो जो स्टेप्स हैं, तो पहला स्टेप ये हमारा एयर कंप्रेशन। एयर में हम एक कंप्रेसर के थ्रू पास कराते हैं, जहां हमारा प्रेशर मिलता है 7 kg के अराउंड। टेम्परेचर भी जो डिस्चार्ज का रहता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रहता है। इसके सेक्शन में हमारा एयर फिल्टर रहता है जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। इसके बाद आता है एयर रेफ्रिजरेशन यूनिट। जो फर्दर आगे प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए एक एयर रेफ्रिजरेशन यूनिट लगाई गई है, जो कि हमारा जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था उसको हम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन ले आते हैं। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर डाउन लाएंगे, मॉइस्चर होगा, वो उसको हम नॉकआउट करेंगे, तो इसके बाद मॉइस्चर सेपरेटर आ जाता है। मॉइस्चर सेपरेटर के बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो होता है एयर प्योरीफिकेशन। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर एयर के साथ रेसिडुअल CO2 आ गया, मॉइस्चर आ गया, अब हमको जाना तो -196 -183 तक है। अब जो CO2 है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर -70 एंड बिलो होता है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा नेगेटिव जाएंगे तो वो ड्राई आइस फॉर्म कर लेगा, मॉइस्चर भी फ्रीज हो जाएगा, तो वो लाइंस में चोकिंग क्रिएट कर देगा, फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो एयर को हमको प्योरीफाई करना है, तो उसके लिए एक वेसल रहता है, उसमें नीचे हमारा एल्यूमिना बॉल रहता है, ऊपर हमारा मॉलिक्यूलर सीव रहता है। एल्यूमिना बॉल क्या करता है? नीचे से एयर गया, उसने मॉइस्चर को रिमूव किया, ऊपर से हमारा मॉलिक्यूलर सीव है, उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम नीचे मॉलिक्यूलर सीव इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि CO2 मॉलिक्यूलर सीव की जो एफिनिटी है वो CO2 मॉइस्चर दोनों को एब्जॉर्ब करने की है, इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं ताकि वो सेपरेटली केवल और केवल CO2 को एब्जॉर्ब करे। इसके बाद जब हमारी एयर प्योरीफाई हो गई, फिर हम जो है एक मेन हीट एक्सचेंजर रहता है, जिसको कई लोग क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, कई लोग कोल्ड बॉक्स भी बोलते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। इसमें जब एयर इंटर करती है वो अराउंड -170 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होती है। जो कॉलम हमारा रहता है रेक्टिफिकेशन सेक्शन सिस्टम है, जिसमें हमारा एक कॉलम रहता है जिसमें -170 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पे एयर इंटर करती है।
अराउंड 6.5 kg प्रेशर के अराउंड। यहाँ पर क्या होता है, एक हम इसके बॉटम से टॉप पे एक रिफ्लक्स देते हैं थ्रू एक एक्सपेंशन वाल्व, जिसमें आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन रहता है, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस रहता है। उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, जो हमारी ऑक्सीजन बनेगी वो बहुत ही हाई ग्रेड ऑक्सीजन बनती है। और जो कॉलम है, कॉलम के टॉप से जो गैस निकलती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फर्दर एक एक्सपेंशन टरबाइन के थ्रू निकालते हैं। एक्सपेंशन टरबाइन में क्या रहता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, कूलिंग होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन पे काम करता है, जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक तो हमको कोल्ड ज़्यादा जनरेट हो जाता है, नंबर 1, और नंबर 2, एक्सपेंशन टरबाइन आउटलेट को हम मेन हीट एक्सचेंजर से जब पास कराते हैं तो जो हमारी स्ट्रीम्स आती हैं डिफरेंट, उसमें भी हीट एक्सचेंज होता है कोल्ड का। और साथ ही में जो ये हमारा एयर प्योरीफिकेशन में जो बेड यूज हुआ है उसके रीजनरेशन में भी काम आता है। भाई जो बेड यूज हुआ है तो एग्जॉस्ट भी होगा, तो उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, इस स्ट्रीम का हम यूज कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये हमारे एयर सेपरेशन यूनिट में काम आती हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना, कई बार हम स्टोर भी कर लेते हैं, जो हमारे स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन के जो स्टोरेज रहते हैं उसमें हम स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टेक्निक है इसके प्रोडक्शन की, वो है प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन। अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन यूनिट यूज हो रहा है तो इसमें कोई एडजॉर्बेंट होगा। तो जो एडजॉर्बेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, वो पोरस होना चाहिए, और उसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए। वो जो एडजॉर्बेंट रहते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, जियोलाइट हो सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, मॉलिक्यूलर सीव भी हो सकता है, जिसमें मैंने ये सब दिखाया हुआ है। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं जियोलाइट को। जियोलाइट क्या करता है, ये अंडर प्रेशर जब हमारी एयर जाती है, एयर एक डेफिनेट प्रेशर पे जाती है 7 kg प्रेशर के अराउंड, तो एयर क्या करती है, जो हमारा बेड है वो जियोलाइट का है। जियोलाइट क्या प्रॉपर्टी रहता है, ये अंडर प्रेशर एक डाइपोल क्रिएट करता है। डाइपोल क्रिएट करने से क्या रहता है, ये इसकी जो एफिनिटी रहती है वो नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा रहती है। तो ये जो पोर्स रहते हैं उसमें नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे एज ए प्रोडक्ट मिल जाती है। इसका यहाँ पर ये यूज होता है। इसके बाद अब मान लीजिए एयर आई, नाइट्रोजन को एडजॉर्ब कर लिया, अब भाई सेकेंड प्रोसेस में इसको हमको रीजनरेट भी करना है। उसके लिए क्या करेंगे, प्रेशर स्विंग्स टू लो प्रेशर, यानी कि हम इसको लो प्रेशर तक ले जाएंगे, डिजॉर्शन होगा। डिजॉर्शन होने पे क्या होगा, तो जो हमारा एडजॉर्ब मटेरियल है वो फिर से फ्रेश हो जाएगा रीजनरेशन के बाद फर्दर से एडजॉर्शन प्रोसेस के लिए। तो ये दो हमारे प्रोसेस हैं, एक तो हो गया क्रायोजेनिक सेपरेशन, एक हो गया प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई हमारे पास दो प्रोसेस हैं, अब इनके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, कौन से हम यूज करें, क्या करें, मतलब इसके डिफरेंसेस क्या हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं दोनों ही चीज़ लेके आया हूँ। जो हमारा क्रायोजेनिक सेपरेशन से जो लिक्विड ऑक्सीजन हमको मिला, भाई लिक्विड फॉर्म है तो ऑब्वियसली मोर वॉल्यूम कैन बी ऑक्यूपाइड। अब इसमें जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो रीच थ्रू क्रायोजेनिक टैंक्स टू हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल में ये टैंक के थ्रू गया। अलग अलग हॉस्पिटल का अपना अपना अलग पाइपलाइन नेटवर्क रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड रहता है, जबकि इसमें क्या है, पीएसए में ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है ऑन साइट रहता है। एक पोर्टेबल स्किड है, एक बार लाई लगा दी, ऑन साइट हमारे पीएसए लगाया, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ वो फटाफट हमारा ऑक्सीजन जो नेटवर्क है हॉस्पिटल का विद इन वहाँ पर यूज हो जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई अगर हमारा क्रायोजेनिक यूनिट किसी वजह से ट्रिप हो जाता है प्लांट, तो अगर हम इसका स्टार्टअप कर रहे हैं, कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये करीब करीब मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा भी समय लग जाता है इसको स्टार्ट करने के लिए। जबकि हमारा जो पीएसए यूनिट है उसमें केवल स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनट ही लगते हैं। इसमें एक इंटरनल प्रोग्रामिंग रहती है, एक यूनिट प्रेशराइज होती है, दूसरी डीप्रेशराइज होती है, और ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन चलता रहता है एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का। तो इसमें कुछ मिनट ही लगते हैं, इसको फर्दर हम फटाफट लाइन में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसमें डिफरेंस का,
ये सूट्स फॉर हाई वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इसमें हमको बहुत ही हाई वॉल्यूम मिल जाता है। बड़ी बड़ी यूनिट्स रहती हैं जिसमें हम 80 से 90 टन पर डे भी प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या है, सूट्स फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑक्सीजन, इसमें बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो पाता है, अराउंड 5 से 10 टन पर डे मैक्सिमम हो पाता है। जबकि हम बहुत बड़ी अगर यूनिट लगाएं तब होता क्या है, जितनी बड़ी हम चाहेंगे कि पीएसए के थ्रू प्रोडक्शन बढ़े, पीएसए के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको बेड साइज जियोलाइट का बढ़ाना पड़ेगा, वेसल बड़ा करना पड़ेगा, लीनियरली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। ज़्यादा कॉस्ट लगेगी तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कौन सी यूनिट बेस्ट है। तीसरा जो और इस पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि भाई इसमें एक रिलायबल सोर्स ऑफ पावर चाहिए पीएसए में, चाहे इसमें इमरजेंसी सप्लाई आप दें, चाहे आप इसमें स्टोरेज की ज़रूरत तो है नहीं इसमें, तो इसमें इमरजेंसी सप्लाई हो या डीजी सप्लाई हो या बैटरी बैकअप हो, ऐसी सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ये डिफरेंट क्या है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की प्योरिटी जो होती है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली नहीं रहती, इसलिए मैंने लिखा है कि ये पार्शली जो इसका प्योरिटी लेवल है ये ह्यूमन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है कंबशन में, ऑक्सीडेशन में, कटिंग में या केमिकल रिएक्शन में। कई स्टील इंडस्ट्री भी स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज करती हैं, कई सिनगैस बनाने में यूज करते हैं जिसमें हम कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हम जिसमें करते हैं गैसिफिकेशन यूनिट यूज होती है, उसमें हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस आ जाता है। इसके बाद जो मैं आखिरी पॉइंट कहना चाहूँगा, जो हमारे जितने भी ऑयल PSUs हैं उसमें हमारे 93 PSA प्लांट ऑल ओवर इंडिया लगाने का इनको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अपने सभी ऑयल PSUs को, जो कि देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मिनिमाइज करके मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन को बढ़ा के। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी अपने ऑयल PSUs को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं लाऊंगा कि जो हॉस्पिटल्स होता है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ऑक्सीजन उनको कितनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ बेड होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम कैरी करते हैं उनकी हैंडलिंग कैसे हो, सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हो जाता है, ये मैं अगले टॉपिक में लेके आऊँगा। अभी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।